इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना एक बड़ी अजीब सी पहेली है। सोचिए हमारे पास नमक का पानी है जो बिजली चलाता है। अब हम उसमें और सादा पानी मिलाते हैं। सादा पानी जो बिजली का बहुत ही बुरा कंडक्टर है। तो लॉजिक तो यही कहता है कि घोल की बिजली चलाने की ताकत कम होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, पहली नजर में तो यही लगता है। मतलब आप एक कंडक्टर में एक इंसुलेटर मिला रहे हैं। लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। जब हम प्रति मोल के हिसाब से देखते हैं, जिसे मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, तो पानी मिलाने पर मतलब घोल को पतला करने पर यह बढ़ जाती है। और यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। ऐसा होता क्यों है? हाँ, ये सवाल ऊपर से बहुत सीधा लगता है, पर इसका जवाब मुझे लगता है दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों में छुपा है। सही कहा। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इन दो कहानियों के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो शुरू करने से पहले बस ये साफ कर लेते हैं कि ये मोलर कंडक्टिविटी, इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये बस बिजली चलाने की क्षमता है? एक तरह से हाँ, लेकिन इसमें एक खास बात है। ये किसी घोल में ठीक 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से पैदा हुई कंडक्टिविटी है। इसे ऐसे समझिए कि ये उस 1 मोल की एफिशिएंसी का माप है। अच्छा। हम ये नहीं देख रहे कि पूरा घोल कितनी बिजली चला रहा है, बल्कि ये देख रहे हैं कि उस 1 मोल ने अपना काम कितनी कुशलता से किया। और जैसा हमने कहा, नियम यह है, आप जितना ज्यादा पानी मिलाएंगे, प्रति मोल एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो मिशन साफ है। ये समझना कि पानी मिलाने से ये एफिशिएंसी क्यों बढ़ती है। चलिए पहले सीधे साधे केस से शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मैं मान रही हूँ कि ये कहानी का आसान हिस्सा होंगे, जैसे हमारा साधारण नमक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, ये ज्यादा सीधे हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब यही है कि जब आप इन्हें पानी में डालते हैं, तो ये लगभग 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं। मतलब एक भी मॉलिक्यूल साबुत नहीं बचता। अगर आपने 1 मोल नमक डाला, तो आपको 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन मिल जाते हैं। वो फौरन काम पर लग जाते हैं। 1 मिनट, अगर सारे आयन पहले से ही मौजूद हैं 100%, तो फिर पानी मिलाने से कंडक्टिविटी और क्यों बढ़ रही है? करंट ले जाने वाले तो उतने के उतने ही हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ है। यही तो दिलचस्प बात है। यहाँ खेल आयनों की संख्या का नहीं, बल्कि उनकी आजादी का है। सोचिए, जब घोल बहुत गाढ़ा होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से खचाखच भरे होते हैं। हर पॉजिटिव आयन के चारों ओर नेगेटिव आयनों का एक माहौल या घेरा बन जाता है, और हर नेगेटिव के चारों ओर पॉजिटिव का। इसे इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कहते हैं, या आसान भाषा में आयनों की आपसी खींचतान। चलने की कोशिश कर रहे हो जहां हर कोई एक दूसरे से टकरा रहा है और खींच रहा है। बिल्कुल सही उपमा है। अब सोचिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यानी आपने एक आयन को कहा चलो उस तरफ जाओ, लेकिन उसके चारों ओर जो उल्टे चार्ज वाले आयनों का घेरा है, वो उसे पीछे की तरफ खींचता है। ये एक तरह का ब्रेक है। ब्रेक या ड्रैग फोर्स कह सकते हैं। आयंस चलना तो चाहता है, पर ये भीड़ उसे धीमा कर देती है। सही। समझ गए। तो जब हम और पानी मिलाते हैं, तो हम असल में उस भीड़ भरी सड़क को एक चौड़े हाईवे में बदल रहे हैं। आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक वही। जब आयन्स दूर हो जाते हैं, तो उनका एक दूसरे पर लगने वाला ये खिंचाव या वो ब्रेक वाला असर बहुत कम हो जाता है। अब वो ज्यादा आजादी से और ज्यादा तेजी से घूम सकते हैं। तो आयनों की संख्या उतनी ही है, लेकिन उनकी रफ्तार बढ़ गई है। अच्छा। और इसी बढ़ी हुई रफ्तार की वजह से मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये बढ़ोतरी लगातार होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नाटकीय नहीं। हमारे स्रोतों में कोलरॉश के एक नियम का जिक्र है, जो गणित के हिसाब से भी इसी बात को साबित करता है। वो किसी समीकरण की बात कर रहे थे, लेकिन असल मतलब ये था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच एक सीधा साधा मतलब प्रिडिक्टेबल रिश्ता है। हाँ, और उस रिश्ते का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हम ग्राफ बनाएं, तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है। हम उस रेखा को पीछे की तरफ खींचकर उस पॉइंट तक ले जा सकते हैं जहां कॉन्सेंट्रेशन शून्य हो, यानी अनंत तनुता। इससे हमें मोलर कंडक्टिविटी की अधिकतम संभव वैल्यू मिल जाती है, जिसे लैम्डा नॉट कहते हैं। ये वो आदर्श स्थिति है जहां आयन एक दूसरे से इतने दूर हैं कि उन पर कोई खिंचाव नहीं है और वो अपनी पूरी रफ्तार से चल रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कहानी समझ आ गई। ये आयनों को आज़ादी देने की कहानी है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ आते हैं, जैसे सिरके में मिलने वाला एसिटिक एसिड, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ जो होता है
वो हल्का फुल्का सुधार नहीं बल्कि एक धमाका है। बिल्कुल, ये कहानी का नाटकीय मोड़ है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इसलिए हैं क्योंकि वे पानी में बहुत कम टूटते हैं। अगर आप एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल पानी में डालें तो शायद सिर्फ 2 या 3 ही आयनों में टूटेंगे, बाकी 97-98 मॉलिक्यूल वैसे के वैसे रहेंगे बिना किसी चार्ज के। रुकिए, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल तो करंट ले जाने के खेल में हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं, वो तो बस दर्शक बने बैठे हैं। सही पकड़े। अब यहाँ पर तनुकरण का जादू देखिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हम पहले से मौजूद धावकों की रफ्तार बढ़ा रहे थे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के मामले में तनुकरण करने पर हम ट्रैक पर सैकड़ों नई धावक उतार देते हैं। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि सिर्फ पानी मिलाने से हम सचमुच और ज्यादा आयन बना रहे हैं? ये तो केमिस्ट्री के किसी जादू जैसा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जादू नहीं, ये रासायनिक संतुलन मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का टूटना एक रिवर्सिबल प्रक्रिया है। अच्छा, मतलब मॉलिक्यूल आयनों में टूटते हैं और आयन वापस जुड़कर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जी हाँ, जब घोल गाढ़ा होता है तो ये संतुलन मॉलिक्यूल की तरफ झुका होता है, लेकिन जैसे ही हम और पानी मिलाते हैं, सिस्टम इस बदलाव का विरोध करने के लिए संतुलन को दूसरी दिशा में धकेलता है, यानी ज्यादा आयन बनाने की दिशा में। अच्छा, तो सिस्टम एक तरह से खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा है। हमने पानी मिलाकर आयनों को फैला दिया, तो सिस्टम ने और आयन बनाकर उस कमी को पूरा कर दिया। बिल्कुल, इसे ऐसे सोचें कि जहां पहले 100 में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल टूट रहे थे, अब ज्यादा पानी मिलाने पर शायद 100 में से 20 या 30 मॉलिक्यूल टूटने लगेंगे। आयनों की संख्या में ये 10 गुना की बढ़ोतरी है। वाह! और क्योंकि कंडक्टिविटी सीधे सीधे चार्ज ले जाने वाले आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, तो मोलर कंडक्टिविटी में एक जबरदस्त उछाल आता है। तो अब मुझे दोनों कहानियों का फर्क समझ आया। स्ट्रॉन्ग के केस में आयनों की संख्या स्थिर है, बस उनकी रफ्तार बढ़ रही है। लेकिन वीक के केस में आयनों की संख्या ही आसमान छूने लगती है और रफ्तार बढ़ने वाला असर उसके सामने कुछ भी नहीं है। एकदम सही। और इसी वजह से जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग की तरह सीधी रेखा नहीं होता। वो एक तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ कर्व होता है जो वाई एक्सिस के लगभग समानांतर होने लगता है। और क्योंकि ये सीधी रेखा नहीं है, हम उसे पीछे खींचकर लैम्डा नॉट की वैल्यू पता नहीं कर सकते। तो फिर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अधिकतम कंडक्टिविटी का पता कैसे लगाते हैं? उसके लिए हमें एक दूसरा बहुत ही चतुर तरीका अपनाना पड़ता है। कोहलरोश का एक और नियम है जो मोटे तौर पर यह कहता है कि अनंत तनुता पर जब आयन एक दूसरे से बिल्कुल आजाद होते हैं तो हर आयन कंडक्टिविटी में अपना एक फिक्स योगदान देता है, चाहे उसका साथी कोई भी हो। तो हम अलग अलग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के डेटा को जोड़ घटाकर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये सब जानना असल जिंदगी में कहाँ काम आता है? क्या ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों तक ही सीमित है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिद्धांत हमारे चारों तरफ की टेक्नोलॉजी की नींव में है। सबसे बड़ा उदाहरण है बैटरी। बैटरी की परफॉर्मेंस इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि उसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट आयनों को कितनी कुशलता से घूमने देता है। बहुत ज्यादा गाढ़ा इलेक्ट्रोलाइट आयनों की गति को धीमा कर देता है और बहुत ज्यादा पतला इलेक्ट्रोलाइट जरूरी आयन ही कम कर देता है। सही कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना जहां मोलर कंडक्टिविटी सबसे अच्छी हो, बैटरी डिजाइन का एक अहम हिस्सा है। और कहीं? हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जहां हम एक धातु पर दूसरी की परत चढ़ाते हैं, घोल की कंडक्टिविटी तय करती है कि परत कितनी बराबर और अच्छी चढ़ेगी। यहाँ तक कि पानी की शुद्धता जांचने के लिए जो कंडक्टिविटी मीटर इस्तेमाल होते हैं वे भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वाह, तो ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये असल में काम की चीज है। हाँ, स्रोतों में एक ट्रैफिक वाली उपमा भी दी गई थी। मुझे लगता है वो इन दोनों कहानियों को एक साथ लाने के लिए बेहतरीन है। हाँ, वो उपमा इसे बिल्कुल साफ कर देती है। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सोचिए कि सड़क पर पहले से ही 100% गाड़ियां मतलब आयन मौजूद हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जब आप तनुकरण करते हैं तो आप सड़क को चौड़ा कर रहे हैं। इससे गाड़ियों के बीच की रगड़ कम हो जाती है और ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ हो जाता है। एफिशिएंसी में एक मामूली लेकिन स्थिर सुधार होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सड़क लगभग खाली है। गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री यानी डिसोसिएशन बहुत धीरे चल रही है, इसलिए सड़क पर गिनी चुनी गाड़ियां ही हैं। बिल्कुल। और जब आप सड़क को चौड़ा करते हैं यानी तनुकरण करते हैं तो ये उस फैक्ट्री के लिए एक सिग्नल है कि पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू करो। नतीजतन सड़क पर अचानक बहुत सारी नई गाड़ियां यानी आयन्स आ जाती हैं।
ट्रैफिक फ्लो यानी कंडक्टिविटी में एक जबरदस्त नाटकीय उछाल आता है। तो एक में आप हाईवे को अपग्रेड कर रहे हैं और दूसरे में आप एक नई कार फैक्ट्री ही खोल रही हैं। क्या उपमा है। हाँ, ये उपमा वाकई में दोनों के बीच के मूलभूत अंतर को दिमाग में बिठा देती है। तो अंत में हम उसी पहेली पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक ही क्रिया यानी पानी मिलाना दो अलग-अलग नतीजों की ओर ले जाती है, क्योंकि वो क्या है ना, दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक में मामला आज़ादी का है, दूसरे में संख्या का। संक्षेप में कहें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तनुकरण से आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तनुकरण से मुख्य रूप से आयनों की संख्या बढ़ती है। और यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की खूबसूरती है कि एक सतह के नीचे अक्सर एक और गहरी, ज्यादा दिलचस्प कहानी छिपी होती है। अनंत तनुता पर जब आयन एक दूसरे से असीम रूप से दूर होते हैं तो हर आयन कंडक्टिविटी में अपना स्वतंत्र योगदान देता है। ये हमें इस बारे में क्या बताता है कि जब आयन एक दूसरे के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, ऐसा लगता है मानो वे अपनी असली व्यक्तिगत पहचान दिखा रहे हों, बिना किसी साथी के प्रभाव के। ये हमें किसी कण के मूलभूत व्यवहार की एक झलक देता है जब वो पूरी तरह अकेला और आजाद हो। इस पर सोचा जा सकता है।